teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हमने प्लास्टिड्स को कवर किया था। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। चैप्टर नंबर 4 में इस न्यूक्लियस की काफ़ी डिटेल दी गई है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये न्यूक्लियस का टॉपिक बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ख़ास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के टॉपिक को। सबसे पहले इसके अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ये चीज़ हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया, उसको मुतारफ करवाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यूक्लियस की, वो हम पढ़ते हैं। वो ये कि हमारे इस टॉपिक में बताया गया है कि बिल्कुल अनडाउटेडली ये चीज़ वाज़ेह थी सेल्स के अंदर, जब सेल्स की स्टडी की गई, कि न्यूक्लियस है जो बाकी साइटोप्लाज्म के मटेरियल से डार्कर है और प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द सेल के अंदर। ये पहली चीज़ हमें बताई गई कि न्यूक्लियस डार्कर है और ऑलमोस्ट एवरी सेल के अंदर ये प्रेजेंट है। ये स्टार्ट में एक चीज़ बिल्कुल अनडाउटेडली क्लियर की गई कि एक सेंटर में एक चीज़ प्रेजेंट है जो बाकी साइटोप्लाज्म से डार्कर है और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है। दूसरी बात ये कि ये हमें पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेल की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम भी ये जो दरमियान में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, इसका होता है। उसके बाद कुछ डिफरेंस हमें पता चले कि प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिफरेंस थे जो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चले कि एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल एट द सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट्स में सेंटर की बजाय पेरिफेरल साइड पे, सेल वॉल वाली साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दरमियान में प्लांट्स के क्योंकि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो खुराक की स्टोरेज का काम करते हैं, और न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है। इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, ये स्फेरिकल भी होता है और भी मुख्तलिफ इसकी अशकाल होती हैं। ये इसकी कोई एक एग्जैक्ट शेप नहीं है कि एक एग्जैक्ट शेप में न्यूक्लियस मौजूद होता है। शेप्स के लिहाज से ये वेरी करता है न्यूक्लियस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस को सेल्स के नाम जो है वो न्यूक्लियस की बिना पे भी रखे जाते हैं कि न्यूक्लियस के नंबर्स के लिहाज से। अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद है तो उसको हम मोनोन्यूक्लिएट का नाम देते हैं, अगर दो न्यूक्लियस मौजूद हैं तो उसको हम बायन्यूक्लिएट, और अगर ज्यादा सारे न्यूक्लियस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम मल्टी न्यूक्लिएट का नाम देते हैं। ये चीज़ है जो बहुत कॉमन है और आसानी से समझ आने वाली है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं विजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस जो है वो विजिबल कब होता है सेल के अंदर। जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होगा तो न्यूक्लियस सेल के अंदर विजिबल होगा, यानी डिवाइडिंग स्टेज पे नहीं होगा बल्कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे सेल के अंदर न्यूक्लियस हमेशा वाज़ेह होगा, बिल्कुल विजिबल होगा न्यूक्लियस। और उस टाइम उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी उस न्यूक्लियस के अंदर जो बिल्कुल वाज़ेह होगी? क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दो चीज़ें उस टाइम सेल के अंदर न्यूक्लियस में वाज़ेह होगी। कौन कौन सी? क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं? सॉल्युबल सैप लाइक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसको हम सॉल्युबल सैप का नाम देते हैं। ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जब विजिबल उस टाइम न्यूक्लियस होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है। अब इससे अगली बात हम करते हैं कि जब न्यूक्लियस और सेल पूरे ने डिवाइड होना होता है, अपने आप को रिप्रोडक्शन फेज के अंदर लेके जाना होता है, डिवाइड होना होता है, तो फिर क्या सूरत हाल होती है न्यूक्लियस की? फिर न्यूक्लियस सेल के अंदर विजिबल नहीं होता। न्यूक्लियस सेल के अंदर फिर उसके उस वक्त नजर नहीं आता जब सेल में डिवाइड होना होता है। उस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जब विजिबल नहीं होता न्यूक्लियस, हमारा क्रोमैटिन मटेरियल किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमैटिन मटेरियल चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम जो होते हैं हमें पता है कि ये सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। सेल की ओवरऑल एक्टिविटीज को क्रोमोसोम जो है वो कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या क्या चीज होती है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड मैनी ऑफ द एंजाइम्स। ये चीजें सब डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? डीएनए,
आरएनए, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ये सब चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं और न्यूक्लियस पूरे ओवरऑल सेल की एक्टिविटीज इन्हीं चीजों से कंट्रोल होती हैं और यही चीजें न्यूक्लियस की कंपोजिशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। ये सब चीजें सेल की ओवरऑल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करती हैं और न्यूक्लियर कंपोजिशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। न्यूक्लियस स्टूडेंट मुश्तमिल होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स पे। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को जिस मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होता है और न्यूक्लियस के मटेरियल को सेपरेट किया होता है साइटोप्लाज्म के मटेरियल से, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम भी देते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्टेड होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये बात हम पहले इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीज की जिम्मेदार होती है, वो न्यूक्लियर कंटेंट को कंट्रोल करने की जिम्मेदार होती है। ये मैंने लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी जिम्मेदार है, न्यूक्लियर कंटेंट की जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन्स हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये एक साथ मिलती हैं और एक पॉइंट पे खत्म होती हैं। बाज़ औक़ात कई जगहों पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स मिल के चलती हैं और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये मिल के ही खत्म होती हैं। उस पॉइंट पे फिर क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर सुराख हो जाते हैं। इनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं, जो मटेरियल के एक्सचेंज के जिम्मेदार होते हैं। ये मटेरियल एक्सचेंज करवाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड द सेल और फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए न्यूक्लियर पोर्स जिम्मेदार होते हैं और ये वेरी करते हैं इन डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स आते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। उनके अंदर ये ऑन एवरेज 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जैसा कि एक्स सेल जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है उसमें ऑन एवरेज ये तकरीबन 30,000 इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। हर एक न्यूक्लियर पोर का एक अपना डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का जिम्मेदार होता है और वो कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को। तो ये था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टॉपिक, बहुत आसान है। कल इंशाल्लाह हम न्यूक्लियस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज जो हमने पढ़ा, अगर इसमें आपको क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।